ये आज अपना पेज है 249। विचार और झलकियां। जो लोग गरीब हैं, अज्ञानी हैं, बीमार पैदा हुए हैं या जिनकी अच्छी परवरिश नहीं हुई है, वे आम झुंड नहीं हैं। आम झुंड तो वे सभी हैं जो क्षुद्रता सर और मृत्यु वाला रह गया शायद। मृत्यु वाला श्रृंखला। हाँ, श्रृंखला ये तो कर लिया था कल अपन ने। कल कर लिया था। ठीक। हाँ, कि मृत्यु जो है, मृत्यु आपको इंटेंसिटी प्रदान करती है। ठीक। आपको ये बताती है कि पीछे हमेशा ही ये संकेत लगा रहता है कि भी इंटेंस करो अपनी एक्टिविटी को। तो आज ये विचार और झलकियां। जो लोग गरीब हैं, अज्ञानी हैं, बीमार पैदा हुए हैं या जिनकी अच्छी परवरिश नहीं हुई, वे आम झुंड नहीं हैं। आम झुंड तो वे सभी हैं जो क्षुद्रता और एक औसत मानवीयता से संतुष्ट हैं। ये है, मतलब जो मेजॉरिटी है, आप कहो कि औसत मानवीयता से जो संतुष्ट हैं, वो है एक आम झुंड। तो गरीब है, अज्ञानी है, बीमार है, ये तो फिर भी ठीक हो सकते हैं, जिनकी अच्छी परवरिश नहीं हुई है, ये आम झुंड नहीं है। इंग्लिश के अंदर ये कह रहे हैं, दोज हु आर पुअर, इग्नोरेंट, इल बोर्न और इल ब्रेड आर नॉट द कॉमन हर्ड। द कॉमन हर्ड आर ऑल हु आर सेटिस्फाइड विथ पेटिनेस एंड एन एवरेज ह्यूमैनिटी। अपने तुच्छता से, अपनी क्षुद्रता, अपना जो छोटापन है, उससे वो बड़े प्रसन्न हैं। और ये छोटापन, मतलब आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई और वहीं की हो गया मेरा, तो ये भी छोटापन है, क्षुद्रता है। और सामान्य जन के तो मुद्दे ही जिस तरीके के हैं वैसे हैं। क्यों ईश्वर अपने जगत पर इतने प्रचंड रूप में हथौड़े से वार करता है, इसे रौंदता है और आटे की भांति इसे गूंदता है, प्राय इसे रक्तपात में सना देता है और भट्टी की प्रचंड अग्नि में इसे डाल देता है। क्योंकि मनुष्य जाति समष्टि रूप में अभी भी एक कठोर, अपरिष्कृत और अशुद्ध कच्ची धातु है, जिसे इन तरीकों के बिना गलाया और आकार प्रदान नहीं किया जा सकता। जैसा उसका पदार्थ होगा, उसके अनुरूप ही उसका तरीका होगा। यह पदार्थ अपने आप को अधिक उत्तम और शुद्धतर धातु में बदल ले, तो इसके साथ उसके व्यवहार करने के तरीके मृदुतर और अधिक सौम्य होंगे, और उतने ही अधिक उच्च और उचित उसके प्रयोग होंगे। ये है वर्तमान में। भाई किसी के भावना आ गई, इसका मतलब अभी जो तत्व जिसका वो बना हुआ है, सारी चीजें अभी तो वैसी की वैसी हैं। बहुत अशुद्ध तत्व है। अब उसके साथ जैसा वो सामान है, वैसा उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो प्रचंड रूप से हथौड़े से वार करता है, नहीं तो अगर ये वार न किया जाता, तो व्यक्ति अपनी तामसिकता में, अपना जो फ्रेमवर्क है, उसमें बड़ा प्रेम से, तो बार-बार आपको ठोकर लगती है। और यदि ठोकर नहीं लग रही, तो इसका मतलब आगे जाने के अभी रास्ते कम हैं। और जितना ही गंभीर ठोकरें लग रही हैं, समस्याएँ आ रही हैं, इसका मतलब वो भी आपको सीरियसली ले रहा है। अगर आप सिंसियर हैं, तो आपके सामने ऐसी चीज़ें बहुत-बहुत आ जाएँगी। तो मनुष्य जाति समष्टि रूप में अभी भी एक कठोर, अपरिष्कृत और अशुद्ध कच्ची धातु है, जिसे इन तरीकों के बिना गलाया और आकार प्रदान नहीं किया जा सकता। कच्ची धातु जब आप निकालते हैं, उसको शुद्धिकरण की प्रक्रिया में कितनी-कितनी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। तब फिर बाद में वो एक शुद्ध धातु तैयार हुई, उसको रूप प्रदान किया गया। एक बहुत अच्छा तरीका है ये समझाने का। तो जबकि उसके पास चुनने की असीम संभावना थी, उसने ऐसी सामग्री का चयन या निर्माण क्यों किया? अपने उस दिव्य मूल विचार के कारण, जिसने अपने सामने न केवल सुंदरता और माधुर्य और पवित्रता देखी, अपितु बल और संकल्प शक्ति और महानता भी देखी। तो फिर ऐसी
चुनने को असीम संभावनाएं थी भगवान के पास में, ये वाली संभावना अगर हम कह रहे हैं वो स्वयं इसके अंदर आया, तो उसने ऐसी सामग्री का चयन या निर्माण क्यों किया? भाई ऐसी क्रूड चीज का पहले तो चयन, निर्माण, इतनी असीम संभावनाएं हैं, मतलब ऐसे जगत हैं जहाँ फॉल्सहुड है, इग्नोरेंस है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस जगत के अंदर भी माँ ने कहा मेरे को ध्यान है ऐसे समय का जब बिल्कुल सामंजस्यपूर्ण था। तो ये क्यों होना चाहिए? लेटर्स के अंदर भी श्री अरविंद इसको बता रहे हैं, लाइफ डिवाइन में भी बता रहे हैं कि भी एक समय ये संभावना थी, असीम संभावनाओं में फॉल्सहुड है, इग्नोरेंस है, इविल है, इनकी एक संभावना थी असीम संभावनाओं में। और जैसे ही कोई संभावना के रूप में व्यक्त होती है, तो वो अपने आप को यहाँ मूर्तिमान, चरितार्थ करने का प्रयास करती है। तो इसलिए उसको यहाँ इस मैनिफेस्टेशन में डाल दिया गया। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी। मतलब ऐसी क्रूड चीज़ होने की क्या आवश्यकता है? आप दिव्य से और दिव्य की ओर बढ़ रहे हो, पर अपने उस दिव्य मूल विचार के कारण। उसने ऐसा चयन, उसके कोई फंडामेंटल आइडिया आया, जिसने अपने सामने न केवल सुंदरता और माधुर्य और पवित्रता देखी, उसका तो निर्माण करना ही करना है, अपितु बल और संकल्प शक्ति और महानता भी देखी। नहीं तो क्या है उसके अंदर? भई आपके मसल्स कहाँ बिल्ड हुए इसके अंदर? गए, बड़े सुखद एटमॉस्फियर है, सब चीज़ें बढ़िया है, सब अनुकूल हैं, तो उसमें भी आप कहोगे भी इसमें तो पूरी बात आई नहीं। इसके अंदर यदि संकल्प बल आपको लगाने का मौका मिलता है, तो आप कहते रहे इसमें मेरे को चांस मिला अपनी इसमें दिखाने का, कि मेरे अंदर कितनी शक्ति सामर्थ्य है। तो जितनी भी महानता है, वो एक्चुअल में तो ये प्रतिरोध अगर जितना ही ज़्यादा सामने होता है, उसमें से ये निकल के आती है। तो यदि हम कहें भी सब सुंदर हो, मधुर हो, पवित्र हो और ये दूसरे रूप न हों, तो फिर बाद में बल का प्रयोग किसके ऊपर होगा? संकल्प शक्ति का किसके ऊपर होगा? महानता निकल के आएगी नहीं। बल की उपेक्षा न करो, न ही उसके कुछ चेहरों की कुरूपता के लिए उससे घृणा करो, न ही यह सोचो कि केवल प्रेम ही ईश्वर है। समस्त सर्वांग पूर्णता के अंदर योद्धा के तत्व का और साथ ही असुर के तत्व का कुछ अंश अवश्य होना चाहिए। इसलिए दुर्गा स्तोत्र के अंदर श्री अरविंद लिखते हैं, असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे, और हृदय में देवता का प्रेम दे। उनका ज्ञान है, वो सारे तत्व तो ठीक है देवता के, पर ये जो इसके अंदर इंटेंसिटी देता है, असुर की शक्ति दे, उसका उद्यम कैसे वो लगा रहता है उसके अंदर। परंतु महानतम शक्ति घोरतम कठिनाई से उत्पन्न होती है। तो इसलिए इस तरीके का है। सावित्री की माँ ने जब पूछा तो यही उन्होंने उत्तर दिया कि ये कैसा भगवान तेरा इस तरीके का संसार बनाता है ये? बताओ, ये तो सनक है उसकी। सब कुछ बदल बदल जाएगा यदि मनुष्य एक बार आध्यात्मिक होने के लिए सहमत हो जाए। परंतु उसकी मानसिक, प्राणिक और भौतिक प्रकृति उच्चतर विधान के प्रति विद्रोही है, विद्रोह करती है ये। और इसका पता साधना करने से बाद में चलता है। पहले तो यही पता नहीं चलता कि विद्रोह कर रहे हो या क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इस मार्ग में आने के बाद एक पता चलता है आपको अपनी प्रकृति के पूरे रंग रूप। जितना ही व्यक्ति सिंसियर है उतना ही वो देख लेता है, अरे ये तो बिल्कुल बदमाश है, चाहते नहीं। या अगर बहुत ज्यादा आप सिंसियर हो तो धीरे से फुसफुसाएंगे, डायरेक्टली तो आपको आके कह नहीं सकते। भाई ऐसी चीज के लिए पैसे आपसे मांग नहीं सकते जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपका कर्मचारी ये धीरे से आके गोल गोल घुमा के ऐसी चीजें। तो वैसे ही ये भाग जो है सारे समय, तो ये उच्चतर विधान के प्रति विद्रोही है। वह अपनी अपूर्णताओं से प्रेम करता है, प्रेम करता है। यही बात कल मैं कह रहा था कि एक समय बाद में व्यक्ति उससे मेक डू विथ करना सीख जाता है। फिर जो पहले एस्पिरेशन थी, उसके अंदर ये भाग आके अंतरात्मा तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, पर आपकी जो समझदारी है, वो समझदारी आके कहेगी नहीं नहीं, ये तो देखो जीवन में ऐसे ही होता है।
ये बातें तो ऐसी ही होती हैं। तो इसलिए वो अपनी अपूर्णताओं से प्रेम करता है। अब ये तो मनुष्य की एक स्वाभाविक चीज़ है। ये तो हमको देखनी है, भई ये बात कैसे है? पहले तो व्यक्ति इसके प्रति सचेतन ही नहीं होता। भई ये तो है नहीं कि हम इससे बच गए, हम इससे अलग हैं, ये तो है ही नहीं। थ्रू एंड थ्रू, और जितना ही मार्ग में आप आगे जाते हो व्यवधान का, तो तब पता चलेगा। आपको आपकी रस्सी ने कितनी छूट दे रखी है, वो तो तब पता चलेगा जब आप आगे जाओगे, कि कितनी आपको दूरी तक वो रस्सी बाँधती है। ये तो यदि मैं वहीं बैठा हूँ तो क्या मेरे को तो ये स्वतंत्रता का भान होगा, कि नहीं मेरे को नहीं बाँध रही। और जैसे ही हम तय करना मार्ग को शुरू करेंगे, तब पता चल जाएगा कि कहाँ जाके वो रस्सी अटका देती है। भैया इससे आगे नहीं, तब आपको तोड़ना ही पड़ेगा, उसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो मानसिक प्राणिक और भौतिक प्रकृति उच्चतर विधान के प्रति विद्रोही है। भौतिक तो जो है सो ही है, मानसिक भी ये कह रहे हैं, भई प्राणिक प्रकृति के अपने मंसूबे हैं, उसकी अपनी आसक्तियाँ हैं, कामनाएँ हैं, उसकी अपनी चीज़ें हैं, पर मानसिक प्रकृति जिसमें यदि हम ये समझ के बैठे हों, सारा चिंतन, सारा रिफ्लेक्शन, चीज़ों के प्रति रिफ्लेक्ट करना, कौन है जिसको लगता है अभी मेरे को तो दुनिया दिख रही है वैसी ही है, और इसके अंदर यदि ये उसको बताया जाए कि सारी प्रकृति विद्रोह कर रही है, और फिर उसको ये बताया जाए कि तेरी अपूर्णताओं से तू प्रेम करता है, तो नाराज़ हो जाता है व्यक्ति, कि यहाँ सारे दिन हम इसको परफेक्शन के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमको ये बात कह रहे हो। तो ये बिल्कुल एक समझ लेने की बात है, ये तो कॉन्शियस होने की बात है कि हमारी प्रकृति इस तरीके से है। इसके बाद अभी एक नई चीज़ आ रही है, यहाँ तक कोई चीज़ रविकांत जी? ऊपर जो एक जगह आया है ये, कि ये ना सोचो कि केवल प्रेम ही ईश्वर है। हाँ, इसके क्या माने हुए फिर? 2 पक्ष हो गए। इसके अंदर एक तो सौम्यता का पक्ष, मैं प्रेम करता हूँ आपसे, पर संकल्प शक्ति, इसीलिए यदि आप भक्ति मार्ग के अंदर जाते हैं और इसमें कर्म को जोड़ते नहीं, ज्ञान, भक्ति और कर्म, इसीलिए गीता इनका समन्वय साधती है। मेरे को मतलब नहीं है देखो इन चीज़ों से, मैं तो पलायन करके भगवान से मेरे को प्रेम है, जगत की मैंने उपेक्षा कर दी। तो प्रेम ही ईश्वर है यही नहीं, प्रेम ही उसका एक पक्ष है ये नहीं, समझ गया, मतलब समझ गया। माधुर्य है, सौंदर्य है, ये ही वाला पक्ष नहीं। हाँ, कर्म के द्वारा भी हम कर सकते हैं, और हम लोग सोचते हैं भक्ति के मार्ग में जाके प्रेम से लग जाए, तो वो इनकम्प्लीट है। इसलिए श्री अरविंद ने भक्ति मार्ग पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया, कर्म पे जोर दिया है। ना, ना, भक्ति पे सर्वोपरि जोर है, भक्ति अपूर्ण है यदि कर्म नहीं है तो, जी हाँ, वो बिल्कुल, भक्ति सही है ही बात, नहीं। बिल्कुल सही बात। उन्होंने कहा मेरे योग में सबसे उच्चतम स्थान है वो भक्ति को दिया है मैंने, ये तो स्पष्ट वो समझ कह गया, रहे हैं। ठीक है, समझ गया, अब आ गए। पर मैं आपसे प्रेम करता हूँ और पानी का गिलास आपके उठा के मैं दे नहीं सकता, तो मेरा दे प्रेम नहीं प्रेम कहाँ है ये बताओ? सकता आप, फिर किस बात का? प्रेम अपने आप ही ज्ञान भी ले आएगा और कर्म भी ले आएगा। सही बात तो है। कर्म अपने आप में साधन है वहां तक पहुंचने का, और कर्म फिर बाद में अपने आप में इसका माध्यम है। जब आपको वो उपलब्धि हो जाती है, तब उसको एक्सप्रेस करने का माध्यम बन जाता है। पहले तो मार्ग है, जिससे होके भई आज आपको सर्टेन ज्ञान है, आपको सर्टेन कोई चीज़ उपलब्ध है, आप उसको लगाते हो, एक मार्ग है ये आपका। धीरे-धीरे कर्म, जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं कि तेरे को यदि साधन छोटे मिले हैं और तेरा उद्देश्य महान है, ये अफ़ोरिज़्म में हम पढ़ के गए थे, तो भी कर्म कर, क्योंकि कर्म के द्वारा ही तेरी जो ये साधन है, संसाधन है, वो वर्धित और विकसित हो सकते हैं। तो कर्म अपने आप में मार्ग है, वहाँ तक पहुँचने का। और यदि एक अवस्था के ऊपर आपका कुछ समन्वय बैठता है, तो कर्म उसको एक्सप्रेस करने का माध्यम है। आपका माँ से अंतरंगता हो गई, अब कर्म के माध्यम से वो झलकना शुरू हो जाएगी, आप वैसे कर्म करेंगे। तो प्रेम ही एकमात्र, नहीं साहब मेरे से तो जगत का काम नहीं होता, ये नहीं होता, मैं तो खाली यही वाला, ये और एक्चुअल प्रेम ही
तो सारे काम आपका सच्चा प्रेमी है, उसी से तो आप ऐसे काम करवा सकते हो, जो दूसरे को किसी को कह ही नहीं सकते। तब उससे जो कर्म करवाया जाएगा, तो भगवान ने उससे यही कहा अर्जुन से, "तू मेरा अंतरंग है, इसलिए तेरे को मैं ये बात बता रहा हूँ।" पहले तो कहा कि उस ब्रह्म की शरण के अंदर जा, जो सारों को यंत्र रूप से अपनी माया के अंदर यंत्र रूप रूप से घुमा रहा है सबको, अपनी माया के द्वारा। फिर बाद में कह रहा उस ब्रह्म का आधार भी मैं ही हूँ। मेरे पास आ जा क्योंकि तू मेरा अंतरंग है। तो प्रेम से तो एक्चुअल कर्म का आधार बनता है। बिना प्रेम आप कर्म कैसे कर सकते हो ये बताओ? मजबूरन कर्म कोई कर्म नहीं है ना। मेरे से जब आप प्रेम करोगे, मैं आपसे प्रेम करूँगा, तब फिर हम एक्चुअल सही व्यवहार कर पाएँगे। तो मैं आपके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके लिए जो आवश्यक है, उसकी अभिव्यक्ति कोई सुखद वाली अभिव्यक्ति को ही मैं प्रेम कहूँगा। माँ बेटे से प्रेम करती है, तो उसके लिए जो यथायोग्य है, जो बिल्कुल ज़रूरी है, वो काम करती है। तो भगवान हमसे जितना प्रेम करते हैं, दूसरा कर नहीं सकता। इसीलिए जगदम्बा जो है, दुर्गा है, वो बड़ी करुणामयी हैं। इसलिए आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको सहन नहीं करती। वो इम्प्योरिटीज़ जो आपके हाथ-पाँव को बाँधे रखती हैं, वो उसके ऊपर प्रहार करती हैं, जिससे कि आप एकदम निर्मल हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। कहीं कोई हमारे इनसिंसियरिटी है, वहीं वो तुरंत प्रहार करती है। द मदर के अंदर देखो, वो क्या कह रहे हैं कि वो इस इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं करती। महालक्ष्मी जो है, आपके व्यवहार में कोई क्रूडनेस है, मीननेस है, अपने लिए कोई चीज़ों को काम कर रहे हैं सारा पर छोटी-छोटी चीज़ में छोटापन हम देखते हैं, तुच्छता देखते हैं, क्षुद्रता देखते हैं, वो स्वीकार नहीं करती। अरे यार क्या है ये? तो प्रेम ही ईश्वर है, ये नहीं, वो तो एक पक्ष है और ये भी हम कह रहे हैं। अपने आप में कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं हो सकती। भई पूर्ण का मतलब ही यही है कि अगर आपने कोई चीज़ उसमें से हटा दी तो पूर्णता तो खत्म ही कर दी। पूर्ण का मतलब ही ये है कि उसमें सब चीज़ें होनी ही चाहिए। तो समस्त सर्वांग पूर्णता के अंदर योद्धा के तत्व का और साथ ही असुर के तत्व का कुछ अंश अवश्य होना चाहिए। अगर इनकी आवश्यकता न होती, तो ये मैनिफेस्टेशन में आते ही नहीं। हाँ, इसका मतलब वो मैनिफेस्टेशन में है, पर आपको चयन की भी तो प्रक्रिया दे रखी है। इस समय कौन-सा है? असुर भी बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। अरे भई मार्ग तो सारे ही अच्छे हैं, पर अच्छे से प्रैक्टिकल मेरे को कौन-सा लेना है, वो थोड़ी तय हो गया। अच्छे-बुरे से क्या मतलब है? तो ये बात है रविकांत जी। इसमें विवेक कोई और बात? इस सेंटेंस में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो? नहीं भैया अभी तक ठीक है। ठीक है। संसार 3 तरह की क्रांति जानता है। 3 तरह की क्रांति। भौतिक क्रांति के प्रबल परिणाम होते हैं। नैतिक और बौद्धिक क्रांति का दायरा अनंत रूप से विशालतर है और उसके परिणाम समृद्धतर हैं। और आध्यात्मिक क्रांति तो महान संभावनाओं के बीजारोपण हैं। अब ये 3 क्रांति का कुछ आप बता सकते हो ये कैसे हुई? क्या-क्या हैं? रविकांत जी ये 3 क्रांति की बात कर रहे हैं। भौतिक क्रांति किसको कह सकते हैं? नैतिक और बौद्धिक क्रांति, ये क्या हुई? और उसके परिणाम समृद्धतर हैं। आध्यात्मिक क्रांति महान संभावनाओं के बीजारोपण है। सब भौतिक क्रांति तो यही है जैसे ये जो क्रांतियाँ हुई हैं पिछले रूस में क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुआ था। ये सब भौतिक क्रांति आएँगी या आजकल जो ये यूक्रेन का और रूस का युद्ध ये भी एक तरह की क्रांति है, किसी उस पे जा रहे हैं। तो ये तो भौतिक क्रांति कहलाएँगी या किसी व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ी क्रांति करी, कोई एक पॉइंट को लेके उसने देश में क्रांति करी, तो वो क्रांति रिवॉल्यूशन कहलाते हैं। हुँ, जैसे ये एक क्रांति हुई थी बिना खून खराबे के रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था, हुँ। वो क्रांति थी। अब ना, ना नैतिक वो भौतिक नहीं है। वो भौतिक नहीं है। उसके पीछे यदि कोई क्रांति के पीछे विचार है, तो वो भौतिक नहीं। भौतिक तो
भाई आप ये कह दो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति हो गई, या फिर विज्ञान कोई नई चीज लेके आया तो आपके जीवन को उसने पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, समझ अगर में आ गया। ये वाली भौतिक चीजें नहीं आती, वो जैसे आप नैतिक ये कहो कि श्वेत क्रांति या फिर कोई ये क्रांति, तो वो, हाँ, भौतिक क्रांति, युद्ध वगैरह आप कह रहे हो, हाँ, उसके भी प्रबल परिणाम हो सकते हैं। पर उसमें यदि कोई पीछे कोई आइडिया नहीं हो, तो खून खराबा है। और उसके पीछे तो यदि आपकी लिप्सा है कि मैं और बड़ा साम्राज्य कर लूं, तो उसको कोई विशेष ऐसा सच परिणाम नहीं है। परिणाम तो ये है, रक्तपात है, अगर उसको हम परिणाम कहें, वो परिणाम नहीं। विज्ञान ने आपके हाथ में चिकित्सा पद्धति दे दी, सपोज शल्य चिकित्सा दे दी, एक भौतिक क्रांति आ गई है। तो अब जो आपको जो सुविधाएं मिलने वाली हैं, कार आ गई, तो आपके आवागमन के अंदर फर्क पड़ गया। तो इसके प्रबल परिणाम हो सकते हैं और होते हैं। आप पहले जिन चीजों की सोच नहीं सकते थे, अब बड़े आराम से कर सकते हो कि हाँ यार, ये तो ये हो जाएगा, अब कोई बात नहीं है। इंटरनेट या ये जो सुविधाएं हम काम में ले रहे हैं, कोई नैतिक और बौद्धिक क्रांति थोड़ी है, ये तो एक फिजिकल एक रेवोल्यूशन है। तो हम और आप संपर्क कर पा रहे हैं। पहले खाली लैंडलाइन थी, और उससे पहले भी उसके अंदर देखो एसटीडी वगैरह करनी पड़ती थी, बड़ी मुश्किल से तो किसी से बात कर सकते थे। और बहुत बहुत इस तरीके की, इसमें कोई नीतिगत या कोई बौद्धिक कोई ऐसा सच नहीं हो, इसको थोड़ा सा अपने को तो अलग करना ही पड़ेगा। अब ये नैतिक और बौद्धिक क्रांति, तो भौतिक क्रांति से तो कितना फर्क पड़ा जीवन के अंदर, देख लो आप। नहीं, वो ही अपने आप को गर्म रखने के लिए आप पशु को मारते, उसकी चर्बी निकालते, उसी को जलाते, उसी को खाते, उसी से अपने आप को गर्म रखते, तो क्या होता? ठंडे प्रदेशों के अंदर ये शुरू में गए थे, जहां बर्फ पड़ी रहती है और माइनस के अंदर टेम्परेचर रहता है, वहां बेचारों को फिजिकली सस्टेन करना कितना मुश्किल था। तो उसके अंदर धीरे 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 ये और साधन संसाधन आए, तो इसके प्रबल परिणाम ये हुए कि सभ्यता और विकसित हुई। अगर उसके अंदर ये क्रांतियां न आती, और बहुत बहुत क्रांतियां हैं इसमें, ये भौतिक क्रांति है, इसके परिणाम हैं। इसी परिणाम के आधार पे हम आज बैठ के आपस में चर्चा कर पा रहे हैं। दूरी का भान ही नहीं है। देखिए आप, यदि थोड़ा सा ध्यान से देखें, कोई आपस में मिलना ही हो, गले मिलना हो, या कोई आपस में चीज देनी हो एक दूसरे को, या कोई वही, भले ही, अदरवाइज तो कोई दूरी का ऐसा सच कोई है नहीं। चाहे आप विदेश में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप उतना ही उससे संपर्क आराम से साध सकते हैं, जैसे नेक्स्ट डोर आपके कोई बैठा हो उससे। तो इसके प्रबल परिणाम हैं। और जितना ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जीवन को एक एक आधार प्रदान करना, जिसके आधार पे आप, इसीलिए आगे यदि भौतिक विज्ञान जीवन को लंबायमान करता है, जरूरी है। नहीं तो अगर योग करने के लिए आपको उतने बरस चाहिए, कहाँ से लाओगे? जीवन तो मेरा खत्म हो गया थोड़े ही समय में। तो यदि ये इस क्षेत्र में जाता है और उसका सही उपयोग होता है, होना भी चाहिए, तो इसके प्रबल परिणाम हैं। भई यदि आपके ये जीवन को बौद्धिक क्रांति नहीं है, कौन-सी? ये जो नया नया आविष्कार हो रहा है, ये हुँ, बौद्धिक क्रांति नहीं है। इसमें बुद्धि की क्या बात है? ये तो भौतिक चीज़ है। उसमें आपको नया विचार क्या लेके आए? इसीलिए शिक्षा में टेक्नोलॉजी वो की वो है। शिक्षा में कोई हम्म। परिवर्तन नहीं है। अरे भई, शिक्षा के अंदर आपको कॉपी एक बढ़िया पकड़ा दी, या पेंसिल बढ़िया पकड़ा दी, पहले पेंसिल नहीं थी आपके पास। पर टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हो गई। टीचिंग एड्स में फ़र्क आने से पढ़ा तो वही सब्जेक्ट रहे हो आप। जब उसकी बौद्धिक बहुत, क्रांति मतलब मानसिक प्रक्रिया में चेंज, अब यही तो हमको बात करनी है। इंटेलिजेंस में चेंज। भई यही वाले तो डिफरेंशिएट करना चाहिए हमको, कि ये हम्म। तो भौतिक क्रांति हो गई। ये बौद्धिक और नैतिक क्रांति, और वो उसके ज़बरदस्त, इससे भी भयंकर परिणाम, बड़े परिणाम हैं उसके, तो वो कौन से होने चाहिए? ये एक थोड़ा और सेंस आए इसका, कि ये वाली चीज़ तो भौतिक क्रांति है। भई एक भौतिक क्रांति है, मैंने आपके सबके हाथ के अंदर जो है एक-एक लैपटॉप या टैबलेट या कोई चीज़ ऐसी पकड़ा दी, तो उससे एक फ़र्क तो ये पड़ा कि पेड़-पौधे हैं उनका जो कटना है, या फिर सूचना का आदान-प्रदान है। एक रेवोल्यूशन है ये। सूचना का आदान-प्रदान कितना रेवोल्यूशनरी तरीके से हो गया, ये देखो आप। यदि हमको
आज व्यक्ति के जेब के अंदर मोबाइल है पर इंटरनेट नहीं है, तो आपको लगता है क्या काम का है ये? मतलब वहां कश्मीर के अंदर जब इंटरनेट सेवाएं उस समय 370 हटाई, उस समय बंद कर दी कई समय के लिए, तो कितने कितने लोग करे बेचारे लोगों की, बताओ, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। अरे यार, कैसे तुम इनसेंसिटिव बात कर रहे हो? वहां लोगों का जो है खून खराबा चल रहा, वहां ऐसी स्थितियां जिसके अंदर लोगों को ये सेंस ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि जिस आधार पे अब बिजली ना हो, अगर बिजली हटा दी जाए, या फिर वो ये जो आधार चीजें जो जीवन को हमको एक आधार प्रदान कर रही हैं, ये हटा दी जाएं, तो बताओ अब क्या हम आगे क्या करेंगे? तो ये भौतिक क्रांतियां हैं। बिजली हो गई, आपकी हरित क्रांति हो गई, और मैं तो कह रहा हूं इसमें आपको ये अगर बता सकते हैं दो चीजें, तो एटलीस्ट हमको ये पता चलेगा कि ये वाली तो बौद्धिक है, ये वाली भौतिक है। अगर ये नहीं हो तो इसका ये परिणाम है, ये नहीं हो तो इसके इसने ये हमको सुख सुविधाएं या ये परिणाम इसको इसने प्रदान किए। यही तो मैं कह रहा हूँ भी, इसके उदाहरण अपन रखें, तालिका बनाएं, सपोज इसकी ये भौतिक क्रांति है, ये नैतिक और बौद्धिक है, ये आध्यात्मिक है। इनफैक्ट अभी तक आध्यात्मिक क्रांति इस जगत ने देखी नहीं है, वो धरती पे अभी तक नहीं आई है। उसके कुछ भैया, रिफ्लेक्शंस जो आए हैं। धर्म परिवर्तन हुआ वो आध्यात्मिक क्रांति नहीं था। कौन सा? जैसे पहले अम, वेदांत वाला सनातन धर्म था, उसमें फिर परिवर्तन होके क्रिश्चियनिटी आई या बुद्धिज्म आया, तो ये सब ये क्रांति में नहीं आएगा। हाँ, नहीं, क्रांति आध्यात्मिक तो है पर क्रांति में। आध्यात्मिक नहीं है। धर्म और अच्छा, इसमें तो अंतर है। क्योंकि उससे धर्म का परिवर्तन हुआ, हाँ, पर अध्यात्म धर्म तत्व धर्म नहीं और आया। आध्यात्मिकता में तो अंतर है ना। हाँ है। कि धर्म में और आध्यात्मिकता में अंतर है। आध्यात्मिक आधार मनुष्य जाति को तो मिला नहीं। वैदिक युग के नहीं। अंदर भी खाली एक थोड़ा सा एक माइनॉरिटी थी, बाकी तो सामान्य जनता तो जैसी थी वैसी थी। उसका तो बौद्धिकरण भी नहीं हुआ था। इसीलिए वेद को डबल टर्म्स के अंदर लिखा गया, जो खाली उसी को समझ में आए कि जो दीक्षित हो, का बुद्धि जो इस बुद्धि नहीं, इंटेलिजेंस। बुद्धि की बात नहीं है, इंटेलिजेंस की बात नहीं है, बुद्धि तो अभी बहुत है। बुद्धि से थोड़ी कोई इसमें प्रवेश हो जाता है, बुद्धि इसमें प्रवेश नहीं कर पाती। आध्यात्मिक विकास होता है जब वो इन अपना सोर्स के ओर जाता है, तब तो वेद समझ में आ रहा है। वेद तो जो अंतर्दर्शन या अनुभव ये सब हुआ उसके आधार पर ना लिखा गया। जो देखे सोचे अनुभव किए उसके आधार पर, या अपने आप उनके अंदर मंत्रों का सृजन हुआ उसके हाँ, आधार पर ना वेद लिखा हाँ, गया हाँ, है। हाँ, दोनों तीनों प्रक्रिया है ये। जिसके हम्म। अंदर माँ ने एक बार कहा कि भी, हम्म। पहले मेरे को थोड़ा सा ये था कि ये कहते हैं वेद के अंदर एक मात्रा को भी आप इधर उधर नहीं कर सकते। हम्म। तो मैं ये सोचती थी भी कैसी बात है ये, मेरे को इसका अनुभव नहीं था। जब कोई एक शक्ति आई, उसने मेरे हाथ से वो चीजें लिखवा ली, तब मैंने जाना कि हम्म। भी इसमें तो कोई संभावना ही नहीं है कि आप जब आप लिख ही नहीं रहे, कब जब हम्म। लिखवाई कोई दूसरी चीज रही है तो उसमें त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। तो आध्यात्मिक क्रांति से पद पहुंचने से पहले पहले हमको ये तो ट्रेस करें कि भौतिक क्रांति है, इसने क्या परिणाम दिए, इसकी पहले तो हम चर्चा करें, फिर आध्यात्मिक वाली पे तो ये तो 3 नंबर पे है। और ये हम्म। महान संभावनाओं के बीजारोपण हैं। आप शब्द हम्म। देखो, हाँ, वो देखता। तो ये तो बीजारोपण है। और भौतिक क्रांति के प्रबल परिणाम हमने देखे हैं, आज तक ये अपनी चरम पे पहुंच गई, ये भी बात नहीं है। पर हाँ, इस मुहाने पे हम मनुष्य जाति जरूर पहुंच गई है कि भौतिक विज्ञान ने हमारे हाथ में ऐसी चीजें प्रदान कर दी हैं, जिसको प्रयोग में लेने वाली चेतना अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो हम्म। यदि चेतना में परिवर्तन नहीं आता, तो हमारे लिए ये जो आज तक का विकास है, जो कि हम देख ही पा रहे हैं, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए भी बड़ा संकटकारी हो गया। हम्म। पहले आपके हाथ में तलवार थी या लकड़ी थी या भाला था, उससे एक सीमा के ऊपर नुकसान कर सकते थे। आप तलवार से आपकी शक्ति सामर्थ्य से कितना अग्रपात कर सकते हो?
एक लिमिट में कर सकते हो। अभी तो एक बटन दबाया उसके अंदर और आगे से आगे ये इतने इतने इतने, किसके कारण? चेतना में वो वाली चीज है, अभी चेतना का विकास हुआ नहीं। चेतना की ग्रंथि अभी वो अहंग के ऊपर अटकी हुई है, और साधन संसाधन आप और भयंकर जो है उत्पन्न करते जा रहे हो। तो इसलिए आगे आने वाले समय में क्या समीकरण होगा, जब तक ये आध्यात्मिक क्रांति नहीं आती, तब तक तो मनुष्य का जो अस्तित्व मात्र है, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। क्योंकि काम में लेने वाली चेतना तो वो की वो है। भई हम घोड़ों से या हम शक्ति सामर्थ्य से या बंदूक से भी युद्ध कर रहे थे, तो उसकी एक सीमा थी। आप उससे जो नुकसान कर सकते थे, वो एक दायरे में कर सकते थे। पर अब तो आपके हाथ के अंदर जिस तरीके की इसने शक्ति सामर्थ्य या जो साधन संसाधन विज्ञान ने पकड़ा दिए, और जिस तरीके के और पकड़ाते जा रहा है, इसमें तो आवश्यकता ही नहीं है, कहीं और दूसरे देश में बैठा कोई दूसरे देश के ऊपर डाल सकता है। तो इसीलिए श्री अरविंद जो कह रहे हैं, ये एक विश्व का ऐक्य इस आधार के ऊपर होना चाहिए, वो एक कोई आदर्श नहीं है, हमारी जो है नेसेसिटी है। ये होना ही है, नहीं तो मनुष्य जाति बच नहीं सकती। श्री अरविंद कोई आदर्श की बात नहीं कर रहे उसके अंदर कि ये होना, वो मनुष्य जाति अदरवाइज इसी आधार पे बच नहीं सकती। आपके पास यदि शक्ति सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, 3-4 जने बैठे हैं, वो यदि एक दूसरे के साथ शारीरिक शक्ति से भी युद्ध करते हैं, तो ठीक है, उससे जो नुकसान होना है वो होना है। पर यदि आपके पास, सोचिए, ओकल्ट पावर्स आ गए, अब कितना भारी काम हो गया। इसीलिए ऐसी आज तक की जो संस्कृतियां आई, वो हमेशा नष्ट हुई हैं, क्योंकि उनके पास आधार नहीं था उसको बचाए रखने का, सस्टेन करने का। तो एक तो हो गई भौतिक क्रांति, इसके प्रबल परिणाम होते हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। परिणाम और दुष्परिणाम, पर हाँ ठीक है, उसके परिणाम हैं साहब। इसके अंदर अब आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप तीर लेके जाएं युद्ध के लिए, तो उसके परिणाम आपके सामान्य जीवन के अंदर विज्ञान ने जो जो चीज दी है, उसके क्या परिणाम हैं वो देख लो। यातायात है और है, चीजें पहले आप उगा रहे हो, कितनी उगा सकते हो? अगर आप खूब उगा भी रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन न हो, तो आपके पास ये सारी चीजें आए कैसे आए? दूर संचार के साधन नहीं, आपको सूचना के साधन नहीं, सीखने के साधन नहीं। पर आपको अगर न्यूज़ चैनल मिल गया, पर इससे बौद्धिक क्रांति थोड़ी आ गई। ये तो सूचना की क्रांति तो हो सकती है। इन दोनों में ऐसे अंतर करो कि मेरे पास टीवी रखा हुआ है और उसके ऊपर दुनिया के सारे चैनल न्यूज़ के चलते हैं, पर इससे बौद्धिक क्रांति थोड़ी आ गई। इन दोनों में तो अंतर है। सूचना जो है, बौद्धिक इस चीज़ का आधार थोड़ी है। बुद्धि तो उसको प्रयोग करती है। अगर प्रयोग करने वाली चेतना नहीं हो, तो घटक क्या करेंगे उसका? इसलिए आपके पास अखबार सारे रखे हैं, पर किसी को सेंस नहीं है उसका। साज सारे रखे हैं, पर मेरे को पता ही नहीं उसका क्या करूं। वो तो कलाकार करेगा उसका जो करना है। तो इन दोनों में अंतर है। आपको खबर पता चलना एक चीज है, उसका आप क्या बनाते हो वो बुद्धि की चीज है। तो खबर मैंने आपको दे दी, इस फ्रंट पे तो मैंने क्रांति ला दी। आपको जितनी भी पुस्तकें हैं, पहले पुस्तक नहीं थी भाई, कोई बहुत लंबी बात नहीं है ये। जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी, तब तक तो कोई कोई भी एक या दो कोई पुस्तक है, तो वो जाके कहीं से याद करके आते थे उसको, और उसको हूबहू आके, और विद्यालय में कोई मुश्किल से एक पुस्तक। तो प्रिंटिंग प्रेस आई तो एटलीस्ट कम से कम सारों को ये सारी चीजें उपलब्ध हुई, नहीं तो उपलब्ध कैसे होती? तो क्रांति तो आई। पर पुस्तक उपलब्ध होना एक चीज है, उसका आप क्या बना पाते हो वो बौद्धिक क्रांति है। वो तो बुद्धि नहीं होगी, तो जो कोई पशु ढो के उसको जा रहा है, तो उसको थोड़ी कोई उसका क्या समझ में आ जाएगा? उसको तो, जब तक उसको उपयोग करने वाली चेतना न हो, बुद्धि न हो, तब तक तो इनका कोई उपयोग नहीं हो सकता। ये तो खाली बाहरी साधन मात्र हैं। अब ये नैतिक और बौद्धिक क्रांति कौन-सी हुई, और कैसे इनका अनंत जो है, वो विशालतर दायरा है। भौतिक वाली तो ठीक चल रही है क्या इसमें रविकांत जी? भौतिक वाली तो क्लियर हो गई बिल्कुल। अब आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो 2 को, इनको?
हाँ, भौतिक तो क्लियर। हाँ, अब ये बताओ, ये नैतिक और बौद्धिक। नैतिक तो ये सब कोई विचार लेके, जो मानव चक्र पुस्तक पढ़ी है उसमें श्री अरविंद ने काफी क्रांतियों का जिक्र करा है। वो जो एक विचार लेके क्रांति देश में आती है, या किसी शहर में, या किसी व्यक्ति में, या किसी समाज में, वो नैतिक क्रांति कहलाई जाएगी। संसार की बात कर रहे हैं ये। हाँ, संसार संसार की बात कर रहे हैं। तीन तीन तरह की क्रांति जानता है। जी, बाकी तो मनुष्य के अंदर तो आध्यात्मिक क्रांति इंडिविजुअल में तो हो सकती है, मान लो। वो तो मेन मेन जो श्री अरविंद की फिलोसफी का मेन अंतिम छोर है, हाँ, वो तो आध्यात्मिक क्रांति की ही बात कर रहे हैं शुरू से आखिरी हाँ, तक। हाँ, ये तो श्री अरविंद की मेन जो वो है फ्रेमवर्क है, जो हाँ, पर ये मैंने भी कुछ पॉइंट बनाए हैं मन में अपने, जो कभी अब आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा। नहीं, जो अभी मेन, प्लेटफॉर्म है ना ये, इसके ऊपर भाई जी, प्रसंगवश चले अपन, क्या दिक्कत है? या इसमें नैतिक और बौद्धिक बताओ पहले तो, कि ये क्रांति कौन सी हुई। और अपन ने इसके तो उदाहरण दिए। भाई जी, आपको सूचना मिलनी शुरू हो गई, प्रिंटिंग प्रेस नहीं हो तो कहाँ से किताब आ जाएगी? अभी जो है, मान लीजिए सारों के पास इस चीज की सुविधा है कि सूचना मिल गई। आपको चिकित्सा के अंदर अगर ये चीजें न हो और वो ही क्रूड चीजें हो, क्या कर लोगे आप? कितनी उसके अंदर अभिव्यक्ति संभव है। तो इसने आपको साधन संसाधन प्रोवाइड कर दिए। तो नैतिक इसके क्रांति के साथ, हाँ, जैसे कि आजकल अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, हम्म, तो ये अगर क्रांति लाती है तो इसको नैतिक क्रांति में शायद हम लोग शामिल कर सकते हैं। क्या है वो? मतलब बिल्कुल सिस्टम चेंज कर दिया ना, उसके विचार पद्धति चेंज कर दी, उसकी जो विचार थे, विचारों का, कि इस विचार के साथ पढ़ाया जाए, ये विचार रखे जाएं। तो हम्म, ये मेरे ख्याल से शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, या किसी तरह की कोई अगर हम कोई विचार लेके शिक्षा में क्रांति लाएंगे, तो वो नैतिक क्रांति में उसको हम इंक्लूड। मगर ऐसा सच मुझे अभी कोई ध्यान में नहीं आ रही नैतिक और बौद्धिक क्रांति। बाकी मानव हाँ, चक्र में जो जिक्र आए हैं वो जरूर नैतिक और बौद्धिक क्रांतियों को नहीं वो इंक्लूड। ठीक है, वो तो अपनी जगह है, वो तो छोड़ दीजिए। जी, अपने तो फ्रेश तरीके से अपने देखो ना संसार को देख के, कि जी, इसमें कौन सी नैतिक जिससे और बौद्धिक क्रांति। एक सेकंड शब्या जी, इसके अंदर हम्म, कौन सी, एक सेकंड, इसमें कौन सी हो सकती है? भाई शिक्षा पद्धति की जैसे आप ये कह रहे हो, पर इसके अंदर वो क्रांति नहीं है, क्योंकि मेरा मूल जो केंद्र है, वो मनुष्य को क्या बनाना चाहते हैं इसके अंदर। हाँ, आध्यात्मिकता पे तो लेके नहीं जा रहे। नहीं, नहीं, आध्यात्मिकता की जरूरत ही नहीं है। हुँ, आध्यात्मिकता की क्या बात है इसके अंदर? अपन ने तो पहले बात करी थी कि मनुष्य का बर्थ राइट है, ये 8-10 क्लास पहले हमने बात करी थी, कि ये जो लेटेंट क्षमताएं हैं आपकी, इससे आध्यात्मिकता का क्या संबंध है? आध्यात्मिकता एक बहुत अलग चीज है। हमारी जो लेटेंट फैकल्टीज हैं मनुष्य के अंदर, ये और कितनी फैकल्टीज हैं, वो उसका बर्थ राइट है। वो तो कोई सी शिक्षा ये टारगेट उनके परिकल्पना में ही नहीं है, टारगेट कहां से करेगी? इसलिए आप उसी आप मान लीजिए एक फ्रेमवर्क चेंज कर रहे हैं, मकान का कलर चेंज कर दिया, पर उसके अंदर रहते वही सांप और नेवला आप रखने की कोशिश करोगे, तो उसमें क्या क्रांति आएगी? आपने मकान का शेप मान लीजिए गोल की बजाय चौकोर कर दिया और उसका कलर पीले से लाल कर दिया, और फिर उसके अंदर 4 नेवले, 4 ये सांप छोड़ दिए, उनकी कोई क्या फ़र्क आ जाएगा क्या उनके व्यवहार के अंदर? उनकी मूलभूत प्रकृति के अंदर क्या फ़र्क आ जाएगा? उसकी कोई बात कर नहीं रहे। भई अभी शिक्षा का मूल क्या, किस चीज़ का विकास चाहते हैं वो? तो यदि हम इसको धीरे-धीरे देखें, तो जो माँ कह रही है आपका जो सच्चा सेल्फ है, अंतरात्मा है, जब तक उसके ऊपर आपका केंद्रीकरण नहीं हो, तो बुद्धि ये कहती है यार ये वाली चीज़ तो नहीं चल सकती। अब ये कौन-कौन से हुए, इसलिए पहले तो ये हमको ट्रेस करने चाहिए। हाँ, विवेक। ये भौतिक क्रांति पर तो हम लोग बात कर लिए, नैतिक का जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अ, जैसे अगर हम शुरुआत से ले विकास के परिणाम को, तो जैसे जब आग की खो जानकारी मिली कि उसका उपयोग क्या है, तो उसका एक भौतिक स्तर पर व्यापक परिणाम नज़र आया। और किसका? उसके बाद फिर
जैसे आग की खोज के बारे में जब लोगों को पता चला उसके उपयोग के बारे में, तो उससे जो भौतिक स्तर पर उसके जो परिणाम सामने आए कि वो व्यापक स्तर पर नज़र आता है। उसके बाद फिर लोगों के अंदर फिर जैसे जब उन्होंने अ, पहिए का या फिर खेती करने के तरीकों को किया, तो वो एक साथ संगठित होके रहना। तो फिर उनके अंदर जो एक नैतिक चीज़ है कि वो अपने अंदर एक साथ रहना और एक समूह के रूप में रहना, फिर वो एक विकास की प्रक्रिया चली, फिर एक उसमें फिर थोड़ी बौद्धिकता का आया, मतलब विकास आया। शुरुआत में वो जैसे खुले में रह रहे थे, अब एक साथ रहना, फिर ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें करना, वो बौद्धिकता के अंदर आई। ना, ये बौद्धिकता नहीं है। ये तो ये कम्युनिटी तो आप मधुमक्खी में भी देख सकते हो, मकोड़े के अंदर भी देख सकते हो। जो कम्युनिटी कैसे किस तरीके से रहती है, ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट है। ये बौद्धिकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य में ही ये चीज़ हुई हो, ये तो नहीं है। ये तो दीमक के अंदर भी आप देख सकते हो। उनकी सोसाइटी कितनी वेल रेगुलेटेड है, मधुमक्खी में देख सकते हो आराम से। और सारों के अंदर लेकिन उनमें हाँ, लेकिन भैया जैसे ये उनके लिए पहली बार हुई ना, उनके अंदर ऑलरेडी पहले से मतलब वो इम्प्लांट की तरह है, जो नेचर्स के क्रिएचर्स की आप बात कर रहे हैं। हुँ। लेकिन मनुष्यों के अंदर जो उसके बाद हुई, वो पहली बार उनके अंदर हुई, लेकिन उसके अरे पर पहले मनुष्य इनका आ तो वहीं से रहा है, इसलिए अभी तक हमने पशुता को झाड़ नहीं फेंका है। यही तो अफ़ोरिज़्म हम पढ़ के गए हैं कि पशु पहले सहायक था, अब बाधा बन गया। तो हमारी जितनी भी क्रियाएँ हैं, लगभग ट्रेस बैक तो आप पशु से ही करोगे और किससे अतिमानव से कहाँ करोगे अभी। तो ये हमारी सहज वृत्तियाँ हैं। आप जिसको बौद्धिकता कह रहे हो, वो सहज वृत्ति है। आप किसी ऐसी भूमि के अंदर गए, वहाँ अंग्रेज़ी बोल रहे या आप साउथ के अंदर चले गए, वहाँ नॉर्थ का आपको कोई और स्पेशली आपके प्रांत का मिल जाएगा। आप कभी उसको जाने नहीं, कभी उससे बात करी नहीं, आपके प्रांत में मिल जाए तो आपको उससे कोई विशेष कोई लेन-देन नहीं। पर कोई एलियन लैंड या फ़ॉरेन लैंड लैंड के अंदर आपको मिल जाता है, अरे मेरा भाई है ये, आपका प्रांत का मिल जाए तो विशेष और नहीं तो यदि कोई मान लो दूसरी भाषा का भी हो, कोई दूसरे प्रांत का भी हो, तो भी भारतीय, अरे यार भारत का है ये तो हमारा ही भाई है ये। तो ये तो सहज वृत्ति है, इसका बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। और वहीं यदि आप चाँद के ऊपर मिल गए, 2 मनुष्य मिल गए, तो उसमें मनुष्यता आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। यूँ हो सकता है आप दोनों एक-दूसरे के खून के प्यासे थे। वहाँ गए तो वहाँ ये अरे धरती से आया ये। ख़ैर ये वाली तो ऐसा अनुभव है जो होता ही नहीं ना, भई कोई जाता ही नहीं इस तरीके से, पर कल्पना तो हम कर ही सकते हैं इसकी। तो ये कोई बौद्धिक क्रांति नहीं है। बुद्धि की क्रांति का दायरा तो अच्छा, अनंत रूप से विशालतर है। तो फिर हम इससे ले सकते हैं जैसे ऋग्वेदिक काल और उत्तरवैदिक काल में जो हमें देखने को मिलता है, उन्होंने अपना जो बेस बनाया वो अ, वेदों और को बनाया, वो इंट्यूशन धर्मशास्त्रों थी, को। वो अंतर्भास के आधार पे था। लेकिन वो उनका उन्होंने अपने जीवन का जो स्तर है, उसके आधार पर उन्होंने जैसा लिखा हुआ है उसके अनुसार अनुपालन, फिर कर्मकांड ये सब ना, हुआ, तो में वो उसका आधार अलग था। वो उसका आधार हाँ, उसका आधार बिल्कुल अलग था। अगर इस तरीके से करते तो ये तो मेरे को ये बताइए कि श्री अरविंद कह रहे हैं पिछले 2000 वर्षों से कोई हिंदुस्तानी वेद को समझा नहीं, बाहर वालों की तो बात ही छोड़िए। 2000 वर्ष छोटा काल नहीं होता जिसके अंदर आपके महान जो आध्यात्मिक अग्रणी लोग हैं वो आके चले गए 2000 वर्षों के अंदर। जिसके अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं कि एक भारतीय वेद को नहीं समझा है। तो सोचिए किस आधार पे वो लिखे गए होंगे, यही तो बड़ी एक विचित्र बात है। यही तो बड़ी विशेष बात है। और इसीलिए किसी को ये पता नहीं, वेद समझ में आया नहीं और फिर भी आज तक हमारी आधारशिला वेद हैं। इसीलिए तो वो है, समझ में आ जाता तो कभी का नष्ट हो जाता। और ऐसे आधार पे हम खड़े हैं, भले हमको समझ में आए या नहीं आए। गीता कहती है, क्यों ये प्रामाणिक है? क्योंकि वेद ऐसा कहता है।
आप ट्रेस बैक सारी हमारी योग पद्धतियों को, चिंतन धाराओं को, हर चीज को ट्रेस बैक कर सकते हैं। वो ये कहती है इसकी प्रामाणिकता क्या भाई? तंत्र है, ऐसे करना चाहिए, क्यों? ऐसा ये पुराण कहता है। ये पुराण क्यों कहता है? ऐसा वेद के अंदर है। आप हर चीज को ट्रेस बैक वेद से कर सकते हो। तो श्री अरविंद यदि ये कह रहे हैं पिछले 2000 वर्ष से, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं हो सकता। एटलीस्ट फॉर 2000 ईयर्स, कम से कम। उससे ज्यादा का तो हो तो वो अलग बात है, पर कम से कम कि जिसका हमको उपलब्ध इतिहास हमारे पास है और जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति करी, मान लो 2000 वर्षों से तो कोई हिंदुस्तानी नहीं समझा, का मतलब ये है कि सारे हिंदुस्तानियों ने तो कहानी हम ये समझें। उस काल की जो टॉप मोस्ट अभिव्यक्ति हुई, वही हम कहते कालिदास का युग या इसका युग, उसका युग। तो वेद से सबसे नजदीक थे ब्राह्मण ग्रंथ। वो ही काफी चीज जो है वेद की, वो कह रहे हमको नहीं पता, जो उनके सबसे नजदीक थे। फिर बाद में हमारे ये जो उपनिषद वगैरह हैं, वो और उनसे बहुत दूर आ गए। तो ये कह रहे पिछले 2000 वर्षों से कोई हिंदुस्तानी वेद को नहीं समझा है। तो उनका जो ये आधार था, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये है ना शतपथ ब्राह्मण है और ब्राह्मण है, जिसके अंदर वेदों को ही कि उसके कर्म कांड को या फिर और चीजों को आप ये देखेंगे तो वेद के नजदीक थे, सबसे नजदीक यही थे। तो ये हम बात कर रहे हैं कि जो विवेक कह रहा है वैदिक समय में, तो उनका आधार था इंट्यूशन, बुद्धि, जो जिसको इंटेलेक्ट हम कहते हैं, वो प्रिडोमिनेंस में नहीं था उस समय। उसका धीरे 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 विकास हुआ, और उस विकास के परिणाम स्वरूप हमको जो ये वेदांत की भाषा है, उपनिषदों की भाषा है, वो इंट्यूशन से परमिएटेड है, पर थोड़ी थोड़ी। पहले तो बिल्कुल इंट्यूशन के आधार पे है, उनको कोई मानसिकता की, जो हमारी मानसिकता है, उसकी आवश्यकता नहीं थी। रैशनलाइज जो इंटेलेक्ट है, उसकी आवश्यकता नहीं थी, वो इंट्यूशन के आधार पे था। तो अभी भी अपनी सुई तो इस पे अटक रही है कि नैतिक और बौद्धिक क्या हुई। ये अच्छा है अगर हम ये सारी चीजें, जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, उनमें इसको उनका खोल ले। स्वरूप की कैसा रहा, यदि हम चर्चा करेंगे तो ही तो उसके स्वरूप का थोड़ा सेंस आएगा। नहीं तो हर चीज को तो हम आध्यात्मिक बनाने की हमारे अंदर है कि हमने ये भी आध्यात्मिक है, ये भी है। अरे नहीं, इनमें फर्क है, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। यदि इनके शेड्स को हम जान पाए, तो हम बेटर इनके अंदर क्रिया भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे, चीजों के नजदीक जा पाएंगे। तो इसके बारे में बौद्धिक और नैतिक क्रांति कौन सी हो सकती है शब्या जी? ये नैतिक और बौद्धिक में जैसे अभी इंटेलिजेंस के आधार पर ही तरह तरह का चिकित्सा पद्धति या चिकित्सा के साधन सबका आविष्कार हुआ। कैंसर का इलाज या कोरोना का इलाज, जो भी रोग सबसे पहले टीबी भयंकर था, हाँ, ये बौद्धिक टीबी क्रांति का नहीं है। इलाज ये बौद्धिक क्रांति इसमें नहीं है। ये हम पहले ही बात कर चुके। अरे भाई, आपने कोई एक मशीन का निर्माण कर दिया तो ये बौद्धिक क्रांति नहीं है। ये विचार तो वो का वही है। भाई, मेरे को किसी का खून करना है बौद्धिक बौद्धिक क्रांति का मतलब विचार में परिवर्तन ना, ये नहीं। है, तो बौद्धिक क्रांति अरे भाई, होगा। ये कोई बौद्धिक क्रांति थोड़ी है। मेरे को किसी का कत्ल करना है, मेरे हाथ के अंदर चाकू की बजाय कोई दूसरी चीज है, उससे कर दूंगा, तो आप कहो देखो इसने अपना साधन चेंज कर दिया, तो ये बौद्धिक क्रांति हो गई। ये कोई बौद्धिक क्रांति थोड़ी हुई। आप अपने उस साधन के लिए, आपके पास गाड़ी है तो ये गाड़ी काम में ले रहे हो, गंतव्य थोड़ी चेंज हो गया उससे। उससे आपके पहुंचने की गति चेंज हो जाएगी, आप फटाफट जा आओगे। आपकी जो गति करने की संभावना है, एक ही दिन में आप कितनी जगह ट्रेवल कर सकते हो, वो संभावनाएं बढ़ जाएगी। पर उस गाड़ी के अंदर यदि कुत्ते को बिठा के भेजा है, वो सारी दुनिया भी घुमा दे और रॉकेट से, तो कुत्ता ही रहेगा। क्या बौद्धिक क्रांति आ गई उसमें? बुद्धिगत चेंज क्या आ गया उस कुत्ते के अंदर? आपने खैर, उसको बैलगाड़ी से भेजा। जैसे अम, हमारे सामने कंप्यूटर है, इंटरनेट है, जिसको इसका ज्ञान है हाँ, वही इसका उपयोग कर सकता है। हाँ, जिसको इसका ज्ञान नहीं है उसके लिए तो काला डब्बा है। हाँ, तो हाँ, ठीक यहाँ है।
बुद्धि का ये हुआ कि नहीं, बुद्धि का प्रभाव और बुद्धि पर नैतिकता का प्रभाव। बुद्धि के द्वारा आजकल जो अर्निंग प्रोसेस अभी जीवन का उद्देश्य हो गया है, धन कमाना, धन कमाना। आत्मा का विकास नहीं है, धन कमाना। और धन कमाने का जो साधन लोग अपना रहे हैं, इसी चिकित्सा पद्धति निकल गया है, लेकिन डॉक्टर उसको भी व्यापार का साधन बना लिए। वही दवा लिखेंगे जो जिसमें उनको कमीशन मिलेगा। हाँ, तो जांच आपने उत्तर दे करवाएंगे दिया इस उसमें बात का। आपने हम्म शब्या जी इस बात का उत्तर दे दिया कि ये बौद्धिक क्रांति नहीं आई, साधनों में परिवर्तन हुआ, चेतना तो वहीं अटकी हुई है। हाँ इसलिए पहले हाँ, उसके पास नैतिक संभावना पतन, नहीं है जी। इससे उनका नैतिक पतन भी तो हो रहा है भैया। अरे भाई, हम बात ही दूसरी कर रहे हैं। पतन तो आप कुछ भी चीज का पतन हो ही सकता है, पर क्रांति मतलब रेवोल्यूशन क्या आया इसके अंदर? पतन कोई क्रांति थोड़ी होती है। इसके अंदर आपके सामने कोई टेक्नोलॉजी आई, जैसे दूर संचार की कोई एक टेक्नोलॉजी आई, भौतिक चीज है, उसने क्रांति ला दी। बौद्धिक चीज उसको प्रयोग करने वाली, यही तो बार बार मैं इन दो चीजों के अंदर अंतर कर रहा हूं। अगर उसको काम में लेने वाली बुद्धि वो ही है, तो उससे आपको टेक्नोलॉजी हाथ में, अगर और ज्यादा भारी टेक्नोलॉजी है, वो तो और ज्यादा नुकसानदायक है। हाँ, तो ये तो बात हम कर ही रहे हैं, पर ये तो भौतिक क्रांति की बात हुई, बौद्धिक क्रांति कहाँ आई इसके अंदर? यही तो बात मैं कह रहा हूं कि बुद्धिगत यदि आपका पटल वो का वही है, तो क्रांति कहाँ आई? नई चीज क्या आई इसके अंदर? वो तो बंदर बंदर के हाथ में यदि कोई एक चक्कू है, वो एक चीज करेगा, पर अगर उस पिस्तौल पकड़ा दो बंदर के हाथ में, तो उससे तो नुकसान ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बंदर में क्या क्रांति आ गई बौद्धिक? वो तो नुकसान ज्यादा, तो वो इसीलिए तो है ना कि चेतना वहीं की वहीं है, क्रांति नहीं आई। यही तो बात कह रहा हूं मैं। चेतना में परिवर्तन का साधन तो फिर अभी तक तो विकसित नहीं हुआ है। जो उसको प्रयोग जो करने वाली हमारे बुद्धि है, चेतना में भाई सूचना देश है, मान में लीजिए होगा। शब्या जी, इसके अंदर हाँ सपोज किसी एक गवर्नमेंट ने एक कोई नीति निकाली, कोई आर्थिक नीति निकाली। हाँ, अब जिनको विरोध करना है, राम मंदिर का विरोध करना है, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं साहब, हमको तो विरोध करना है इसका। नहीं तो इसका बताओ क्या कारण है इसका विरोध करने का? या कोई ऐसी नीति सरकार निकालती है, पर उसको तो किसी दूसरी पार्टी को विरोध करना, तो अब इसके अंदर बौद्धिक क्या क्रांति आ गई? ये बताइए। बुद्धि तो हमारी जैसी है, वैसी की वैसी है। तो आप इनको दोनों को अलग तरीके से समझने की कोशिश करो कि एक एक है, दूसरा दूसरा है। विवेक, ये अंतर करने की कोशिश करो पहले तो शब्दों में, ये कि फिजिकल क्रांति तो ये, भौतिक ये है, नैतिक और बौद्धिक क्रांति कौन सी हो सकती है वो तो छोड़ो। पर मैं जो कह रहा हूं, शब्या जी कह रही हैं, वो बात नहीं है। शब्या जी यही कह रही हैं बार बार कि भाई मैं इस, जैसे मेडिकल साइंस का इन्होंने नाम लिया कि उनका तो पतन ज्यादा हो गया, तो यही तो मैं कह रहा हूं। यदि आपके साधन और ज्यादा पोटेंट आपके हाथ में पकड़ा दिए जाएं, बौद्धिक क्रांति आई नहीं हो, तो वो तो नुकसानदायक और हो गई। ये इसीलिए तो मकान का उदाहरण दिया। बौद्धिक आपका परिवर्तन हुआ नहीं, सांप और नेवले को उसके अंदर बिठा दिया घर के अंदर, तो क्रांति क्या आ गई? वो तो चाहे कैसा ही मकान हो, गोल हो, चौकोर हो, लंबा हो, छोटा हो, इधर हो उधर हो, उन दोनों का तो बौद्धिक कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो क्रांति क्या आई? क्रांति मतलब कोई नवीन आयाम खोलना। नीचे पतन को क्रांति थोड़ी कहते हैं। क्रांति मतलब कोई एक आगे हम गए, एक नया ऐसा आयाम हमने खोल दिया, वो क्रांति है। बाकी तो रक्तपात कर दिया, वो कोई क्रांति है? सच क्या क्रांति है? हाँ, उसके खिलाफ कोई विद्रोह उठता है किसी चीज के अंदर, उसको क्रांति कह सकते हो। पर उन क्रांतियों के पीछे भी कोई ना कोई विचार था कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, ये, या फिर किसी के लिप्सा है अपने कि मेरे को साम्राज्य को इतना विस्तारित करना है, वो एक उसके पीछे विचार हो सकता है। पर कोई बौद्धिक क्रांति है सच नहीं है, वो तो पशुता की निशानी है एक तरीके से। तो बौद्धिक और नैतिक क्रांति कैसे आए? तलवार शामिल हो भी सकती है, तलवार शामिल न हो, उसके अंदर आपके युद्ध के साधन शामिल हो सकते हैं, नहीं भी हो।
भैया आपके ये जो भौतिक क्रांतियां आई, उसमें कौन से कोई तलवार कोई शामिल थोड़ी है उसके अंदर। क्रांति में ये चीजें शामिल हों ये जरूरी नहीं है। आपके जीवन में आमूल परिवर्तन आ सकता है बिना रक्तपात के। आप सोए एक दूसरे दिन रात को ही ऐसी कोई क्रांति आई, कोई ऐसी चीज आई, आमूल परिवर्तन आपका सुबह उठ के हो गया। ये भी क्रांति है। ये भी तो एक क्रांति है। क्रांति मतलब कोई ऐसा ट्रांजिशन। तो ये एक इस तरीके की क्रांति है। ये प्रिंटिंग प्रेस है, अब ये कोई मारकाट से थोड़ी आई प्रिंटिंग प्रेस। क्रांति तो फिर भी है ही। ये अंतर करना चाह रहे हैं हम। पहले तो इसको समझे तो सही, बुद्धि के स्तर पे हो क्या रहा है। विवेक। हाँ भैया, ये तो समझ में आया है कि वास्तव में पूछा क्या जा रहा है, भौतिक क्रांति, नैतिक क्रांति। अब मैं चाहूँगा कि भैया इसका कुछ रेफ़रेंस है जहाँ हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, फिर कल इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब तो 2 मिनट बचा हुआ है। रेफरेंस मेरे को तो ऐसा सच कोई ध्यान है नहीं इसका। और इसमें ये तो हमारे सामने है यार, इसमें रेफरेंस की क्या आवश्यकता है? जगत को हम देख नहीं रहे क्या? या अपने आप को ही देख नहीं रहे क्या? आपके अंदर एक विचार कोई नया आता है, वो बिल्कुल क्रांति ला देता है। आप अपने आप को देखो। पूरे जीवन आप बहुत समझदार हो, व्यापार बहुत आपके इतना फैला हुआ व्यापार है, कितने देशों में आपका फैला हुआ व्यापार है। उससे आप इंटेलेक्चुअल थोड़ी हो गए, समझदार हो सकते हो। आप एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो सकते हो। आप स्पेस क्राफ्ट बनाने वाले हो सकते हो, आप एक वैज्ञानिक हो सकते हो। पर एक मूल विचार जीवन के विषय में आपके अंदर आता है, यार ये चल क्या रहा है? ये क्या है? जब विचारगत आपके अंदर ये चीज आती है, ये सोचने समझने का, अपने जीवन को अरेंज करने का। फ्रांसीसी क्रांति, वो तो रक्तपात बाद में आया, पर वो तो आई तो विचार के आधार पे। पहले सामंतवादी थे, बाद में कहा ना, गलत बात है, सब स्वतंत्र हैं। एक विचार है, इसने पूरी दुनिया के अंदर क्या कर दिया देखो आप। हम इसलिए नहीं कल्पना कर पाते क्योंकि उस युग के अंदर हम तो है नहीं। इतिहास में भले ही हम पढ़ के देखते हैं कि कैसी गुलामी, पीढ़ियां दर पीढ़ियां जिन्होंने कभी प्रकाश नहीं देखा हो। अब हम कल्पना नहीं कर सकते। भारत के अंदर भी जब ये जो इस तरीके की कुछ रिजिड चीज आ गई, नहीं ये तो शास्त्र के हिसाब से ऐसे ही चलेगा, और परिवार इस तरीके की आध्यात्मिकता में जाने ही नहीं दें। इनफैक्ट पहले से आज ज्यादा स्वतंत्रता है। अगर देखो तो आप अपने बच्चे को दबाव नहीं डाल सकते। 10 साल का भी बच्चा है तो भी आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते। एक ये विचार की कि ये क्रांति आ गई, नहीं। पहले तो ये कि साहब वो जाके किसी के साथ भी शादी तय करके आ गए। अब ये कहे नहीं भी, इसकी भी मर्जी पूछनी चाहिए। पर अभी भी मनुष्य जाति देखिए आप, जो सेमेटिक रिलीजन्स है या हमारे भी परिवार का जिस तरीके का सिस्टम है, हम्म। ओहो, ये लड़की तो उस लड़के के साथ घूमती नजर आ गई। अरे यार, मतलब कैसी बातों में फंस रहे हो आप? अब ये कोई भौतिक क्रांति थोड़ी है, और ये कोई आध्यात्मिक क्रांति भी नहीं है। ये तो नैतिक और बौद्धिक क्रांतियों में आएगी। अब ये एक इंडिकेशन है। आप समाज का किस तरीके से व्यवस्थापन करते हो। उन्होंने कहा अभी ये बचपन में बाल विधवा हो गई, अब वो जीवन भर तकलीफ पा रही है। स्वेच्छा से कोई अगर रहना चाहे उसके, उसकी तो ठीक है। समाज जबरदस्ती उसको साहब, ये अब उसको यही नहीं पता मेरी शादी हो गई क्या हो गई, होती क्या है शादी। जी हमने तो 3 साल की थी उस समय उसके साथ तेरा लगन कर दिया था, बाद में आगे इसको तोड़ा गया। ऐसी ऐसी प्रथाएं थी, ऐसी ऐसी चीजें, छोटी 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 छोटी। तो पहले तो हम अपने जीवन में देखें कि जैसे ही विचार प्रवेश करता है वो क्या क्रांति लेके आता है। एक, समाज में जब कोई नया विचार, कोई बंधी बंधाई चीज है, जब उसको तोड़ता है तो वो क्या क्रांति लेके आता है। दो, व्यापक स्तर के ऊपर मनुष्य जाति के सामने क्या होना चाहिए। ये चीज कैसे कैसे समय समय के ऊपर इसने बहुत बहुत सारी चीजों को चेंज किया है। और इसी आधार पे पहले आध्यात्मिक की तो बात ही छोड़ दो। हम तो अभी भी बातें तो चाहे माँ श्री अरविंद की कर रहे हैं, पर हम
अभी इस क्रांति के लिए भी तैयार नहीं है। अगर बारीकी से आप देखोगे, आध्यात्मिकता बोलने से आध्यात्मिकता थोड़ी हो जाती है। ये नैतिक और बौद्धिक है, इसका एलिबोरेशन कल हम करते हैं। इसके माध्यम से इससे ज्यादा यदि बता देंगे तो आप कहेंगे हाँ समझ में आ गई। इसलिए ये आपके लिए एक पहेली है। अपन देखते हैं क्या इसमें हो सकता है। आध्यात्मिकता का तो आज तक सेंस है नहीं देखो, इसलिए उसके विषय में तो कहना ही बेईमानी बात है। आज तक मनुष्य जाति ने वो क्रांति नहीं देखी, वो एस्टेब्लिश नहीं हुई, आधार ही नहीं आया अभी तक। तो वो तो बीजारोपण है, महज बीजारोपण है वो। अभी तो बौद्धिक की रिस्क की बात करो। ठीक है रविकांत जी? ठीक है। यहां हम इसको छोड़ते हैं विवेक। जी इसको ठीक है। आप हाँ इसके भैया। ऊपर थोड़ा चिंतन कीजिएगा। ये बहुत ज्यादा जी फ्रूटफुल है, क्योंकि जगत को देखने का आपका नजरिया है उसमें परिवर्तन आ जाएगा यदि गहराई से इसके ऊपर चिंतन करते हैं तो। जी हाँ, जी कहीं अगर मिलता है आपको इसके रेफरेंसेस, तुरंत में मेरे ध्यान में नहीं है। अगर होंगे तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, पर इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो कह रहा हूं अपने खुद की दृष्टि को, विजन को चेंज करो ना भाई। आप खुद देखो ना कैसे आपके जीवन में कैसे आई, अगर आई तो, या कैसे आ सकती है। साधन संसाधन बुद्धि की क्रांति थोड़ी लेके आते हैं। ये तो दकियानूसी बातें हैं। आपके पास मेडिकल सुविधाएं बहुत हो गई तो उससे बौद्धिक क्रांति थोड़ी आ जाएगी। एक गधे को मूवी दिखा लाओगे तो उसमें क्या बौद्धिक क्रांति आ जाएगी? तो जब तक उसकी बुद्धि में चेंज नहीं आता उसमें क्या क्रांति है? लैपटॉप के ऊपर वही ऐसे लिख रहे हो, आपको टाइप वही करना है, कंप्यूटर की वैरायटी चेंज कर दी, लिखनी वही चीजें हैं आपको, तो उसमें क्या फर्क आ जाएगा? हाँ, स्पीड का फर्क पड़ जाएगा। मेरे को कोई चीज टाइप करने दी है, पहले टाइपराइटर के ऊपर मैं लिख रहा हूं, फिर मेरे को एक थोड़ा सा डिजिटल चीज दे दी गई। अब जो है स्कैनिंग की सुविधा आ गई, मैंने मोबाइल को उसकी तरफ किया, उसी से तुरंत मैंने हूबहू टेक्स्ट उठा लिया, तुरंत आपको भेज दिया। तो इससे फर्क क्या पड़ गया? सूचना का आदान प्रदान तक तो तेज हुआ, बुद्धि का क्या फर्क पड़ गया इसमें? बुद्धि तो इनफैक्ट ठस और हो गई पहले से। पहले थोड़ा बहुत याददाश्त तो रहती थी, अभी खुद के नंबर ही याद नहीं रहते। बुद्धि में क्या परिवर्तन आ गया? पहले कम से कम लिखते तो थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त तो करते थे। अगर इनकी बात करो तो वो तो शब्या जी खुद ही कह रही है, पतन हो गया इससे तो। क्योंकि काम में लेने वाली चेतना है वो वैसी की वैसी है। तो पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, अब मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वो निकृष्ट हो गया। तो ये क्रांति थोड़ी हो गई, ये तो उल्टा कह रहे हो आप। इसको क्रांति कैसे कह सकते हैं? सोचो इसके विषय में, कल हम इसकी चर्चा ले लेते हैं। आध्यात्मिक जब बौद्धिक ही नहीं समझ में आ रही है, अब देख लो। अब आप बौद्धिक नहीं समझ में आ रही है, आध्यात्मिकता को तो कहेंगे कोई सूत्री कहाँ। आध्यात्मिकता नाम लेने से थोड़ी आध्यात्मिकता हो जाती है। इसीलिए हमको डिटेल में जाना चाहिए। हर चीज की जितनी डिटेल में जाओगे उसका लाभ ही लाभ है। यहां हम इसको विराम देते हैं। कल आप इसके अंदर पॉइंट्स बना के जितना आप इसमें चिंतन कर सकते हैं वो थोड़ा सोचिए। जय श्री मां। जय श्री राम।